नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश त्रिपाठी। मैं आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण लेसन नंबर 2 ये आप लोगों को समझाऊंगा। चैप्टर का नाम है वर्ण विचार। वर्ण विचार। सबसे पहले देखो, चित्र में लिखा हुआ है, चित्र बने हुए हैं दो। इन चित्रों के नीचे वाक्य बने हुए हैं, सेंटेंस हैं, उन्हें देखें। सबसे पहले है, धोबी ने गधे को लाठी से पीटा। दूसरा है, बहन ने भाई की कलाई पर राखी बांधी। उपर्युक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में अनेक शब्द प्रयुक्त किए हुए हैं। ये सभी शब्द विभिन्न ध्वनियों के उपयुक्त मेल से बने हैं। माने कोई ना कोई ध्वनि हर एक शब्द के अंदर पाई जाती है, होती है। इनमें से कुछ शब्दों में प्रयुक्त ध्वनियां इस प्रकार हैं। जैसे धोबी है तो ध प्लस ओ, मैं धो बोला तो धो में ओ की भी हमें स्वर सुनाई देता है। बी तो ब में ई सुनाई दी, बड़ी की मात्रा। ऐसे ही बहन, ब में अ है, ब बोला हमने ब, तो एक बाद में एक हल्का सा स्वर होता है अ, ब। ऐसे ही ह प्लस अ प्लस न प्लस अ, इसमें ह में भी अ है और न में भी आ है। ऐसी गधे, ग में अ और ध में ए। लाठी, ल में आ और ठ में ई, ठा में ई है ना। तो ये सब कोई ना कोई ध्वनियां होती हैं, लेकिन ये ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वर्ण। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये ध्वनियां जो होती हैं, इनके आप ये सोचो हा को भी और टुकड़े करते रहो, इनके कोई टुकड़े नहीं होते। वर्ण बताया, मुख से उच्चारित ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। सभी वर्णों के लिए विशेष चिन्ह निर्धारित हैं, जैसे अ ब स द क ख ग आदि। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इस प्रकार परिभाषा बताई, डिफाइन बताई इसकी, कि भाषा की वह मूल ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सकें। खंड का मतलब होता है टुकड़े, टुकड़े नहीं किए जा सकें, उन्हें वर्ण कहते हैं। इसके बाद में आया वर्णमाला। क्या आया? वर्णमाला। तो ये वर्णमाला का बताया कि वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। माने क्रम हो, वर्णों का कैसा हो? क्रम से अलग अलग नहीं हो। वर्णों की क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह होना चाहिए। अव्यवस्थित नहीं, व्यवस्थित माने तरीके से लगा हुआ, उसको क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से वर्ण के दो भेद हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। स्वर बताया, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता लिए किए जा सकता है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 11 होती है। जैसे अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये स्वर हैं सारे। स्वर के भेद बताए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये स्वर हैं। 3 भेद होते हैं। देखो, मैं इन तीनों को संक्षेप में आप लोगों को समझाऊं। ह्रस्व स्वर का मतलब हो गया जिन स्वरों में हमको सबसे कम अपनी जबान पर, अपनी जीभ पर वजन डालना पड़े, वो कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। इनको बोलने में, जैसे इसमें दिया, जैसे जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक वर्ण का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। सीधा सा मतलब है कि जिसमें कम वजन लगता है, हमारी जीभ पर, हमारी टंग पर कम प्रेशर पड़ता हो, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ है, इसमें ज्यादा वजन नहीं पड़ा हमारी टंग पर। ई है, ऊ है, री है, इन पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है टंग पर। दीर्घ स्वर, इससे समय लगता है हमको लगभग 2 गुना समय। जैसे छोटा आ बोला तो आ बोल दिया, और बड़ा आ बोला तो हमको मुंह फाड़ना पड़ता अपना। जैसे जिन स्वरों के, दीर्घ स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 बताई, आ ई उ ए ऐ ओ औ। जैसे आ बोला तो ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय हमको लगा। इसके बाद तीसरा आया प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर में ज्यादा समय नहीं लगता, दीर्घ स्वर में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है। और प्लुत स्वर कैसे होते हैं? 3 गुना समय लगता है इसमें, उन्हें कहते हैं प्लुत स्वर। जो प्लुत स्वर का चिन्ह है ड की तरह होता है, देखो लिखा हुआ है इसमें।
इसका प्रयोग ज्यादातर संस्कृत में बहुत होता है, प्लुत स्वर का। हिंदी में इतना नहीं मिलता, लेकिन सबसे ज्यादा इसका प्रयोग जो होता है वो संस्कृत में होता है। इसे साइलेंट अ भी बोला जाता है। इन स्वरों का प्रयोग प्रायः किसी को पुकारने के लिए किया जाता है, जैसे श्याम माने हमने श्याम बोला, ओम माने इसको 3 गुना समय लगता है, आदि। विशेष बताया, प्लुत स्वर का हिंदी भाषा में प्रयोग लगभग लुप्त हो गया है। मैंने अभी आपको बताया कि इसका प्रयोग अधिकांश अब संस्कृत में ही रह गया है, हिंदी में तो अब धीरे धीरे, क्योंकि लगाना भूल गए, जानते ही नहीं, इसलिए यह है संस्कृत का ही इसे विशेष बता दिया गया। स्वरों की मात्राएं बताई कि हिंदी भाषा में स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है, मूल रूप में अनार, उपकार, ऊर्जा, औषधि आदि। मात्रा के रूप बताए, मात्रा बताई, मात्रा की परिभाषा बताई कि जब कोई स्वर किसी व्यंजन के साथ प्रयुक्त होता है तब उस स्वर की मात्रा कहा जाता है। जैसे माला शब्द में आ स्वर म तथा ल दोनों वर्णों में निहित है, मात्रा दी आ की, आ स्वर की मात्रा के रूप में प्रयोग किया गया है। यह है मात्रा के विषय में इसमें बताया गया। तो ये मात्रा के विषय में बताया इसमें। इसके बाद में आया, देखो सारणी के बाद सारणी दी गई, इसमें वर्गीकरण किया गया है मात्राओं का। आप लोग मात्राओं का वर्गीकरण देखें। जैसे निम्नलिखित सारणी में समस्त स्वरों से संबंधित मात्राएं दी गई हैं। अ है, इसकी आ की कोई मात्रा नहीं होती, छोटे आ की। बड़े आ की मात्रा होती है, छोटी ए की मात्रा होती है, बड़ी ए की मात्रा, जो मात्रा वाला जो चैप्टर है इसमें सब मात्राएं दी गई हैं। उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, ये सब मात्राएं हैं। ये सब आप लोगों को कोई इसमें मात्राओं के विषय में बताया, पूरा सारणी में लिखा हुआ है। इसमें विशेष बताया, अस्वर सभी व्यंजनों में निहित रहता है। जितने स्वर व्यंजन सभी होते हैं उनमें सब आ रहता है, इसकी अलग से कोई मात्रा नहीं होती। र के साथ होने पर उ और उ की मात्रा का प्रयोग उसकी पीठ पर होता है। जैसे र प्लस उ तो क्या हो गया, रू। रा के ऊपर बन जाते हैं ना रू, जैसे कई शब्द बन जाते हैं, रुस्तम है, रूमाल है, इस तरीके से। इसके बाद री का उच्चारण री जैसा है, अतः र के साथ री की मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद में व्यंजन बताया। पहले स्वर के बारे में बताया, अब नंबर 2 आ गया व्यंजन। व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। स्वर, अभी स्वर आप लोग ने समझा, स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करने में वायु मुंह के विभिन्न स्थानों को छूकर बाहर निकलती है। कई स्थान ऐसे मुंह के जो हम कोई शब्द बोलते हैं उनको स्पर्श करके निकलती है। व्यंजन के 3 भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन बताया। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास, वायु और जिह्वा मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन को प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं, 5 अक्षर आप देख रहे हैं। प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण पंचम वर्ण कहलाता है। जैसे क वर्ग है तो क वर्ग का कितने हो गए? क, ख, ग, घ, ङ, इसे बोलते हैं ङ। च वर्ग च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। इन सभी वर्गों में 5-5 वर्ण हैं। दूसरा बताया अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती तथा उनका उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित होता है, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। माने जब हम कोई ये सारे संख्या इनकी 4 बताई, इनको जब बोलते हैं तो हमारी जीभ कहीं भी टकराती नहीं है। जैसे य बोला हमने य, तो आप यह बोल के देखो, य से हमारी जीभ कहीं टकराएगी नहीं। य माने अंदर से आवाज आती है। र अंदर से आवाज आई है ना। ल, व हमारी जीभ कहीं नहीं टकराएगी, व। इसके बाद में आया ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं गर्म।
ये स्वर ऐसे होते हैं जब हम इन शब्दों को बोलते हैं तो हमारे मुंह से गर्म गर्म हवा मुंह से बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। देखो लिखा भी है इसमें, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख के विभिन्न भागों से रगड़ खाती हुई ऊष्म गर्म होकर बाहर निकलती है। इनको बोलेंगे आप कभी भी, आप घर में भी प्रैक्टिकल, अभी घर में ही हो, घर में प्रैक्टिकल करना, इनको बोलोगे तो मुंह से हमारे जो हवा निकलेगी बाहर वो कैसी निकलती है, गर्म हवा निकलती है। इनकी संख्या भी 4 है। जैसे श बोला तो कैसी हवा निकली, गर्म। श बोला कैसी निकली, गर्म हवा। स बोला तो स बोल करके गर्म हवा निकली। ह बोला तो ये गर्म हवा निकली। ये ऊष्म व्यंजन है, माने इन स्वरों को बोलते हैं तो हमारी हवा जो निकलती है मुख के द्वारा, मुख के भाग से, वो गर्म हवा निकलती है, उनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है, श, श, स और ह। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद बताए। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 2 भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। कौन सा प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। तो आप लोग समझें अल्प प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं। देखो इसमें दिया है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम प्रयत्न करना पड़े, कम समय लगता है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इसके बाद में महा अलग कहते हैं, जैसे क वर्ग, क, ग, ङ, त वर्ग, त, द, न, माने इसमें 2 हटा दिए सब में। च वर्ग, च, ज, य, ट, ड, ण, ये सारे वर्ग बताए। महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अल्प प्राण की तुलना में अधिक, माने इनमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, उनके अधिक समय लगता है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे क वर्ग, ख और घ, इनमें थोड़ा समय लगा। च वर्ग, छ और झ, ट वर्ग, ठ और ढ, इनमें थोड़ा समय लगता है। वर्णों का उच्चारण स्थान, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखो वर्णों का उच्चारण स्थान जो बताया इसमें, जब तक इन भागों को हमारी जीभ और कुछ ऐसे हैं कि बिना जीभ के अक्षर बोले जाते हैं, होठ के द्वारा, जीभ के द्वारा बोले जाते हैं, ऐसे भी कई अक्षर हैं। तो जब तक हमारी जीभ इन भागों को स्पर्श नहीं करेगी तब तक हम हिंदी का शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो यही बताया वर्णों का उच्चारण स्थान। मुख से ध्वनि निकलते समय हम मुख के विभिन्न भागों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है उसे वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। हम ध्वनि निकालते समय जिह्वा, जीभ, कंठ, गला, दांत, होठ, मुख के ऊपरी हिस्से का भाग तालु कहते हैं। मुख के ऊपरी हिस्से तालु माने जीभ जब ऊपर जाती है तब। मूर्धा, मुख के ऊपरी हिस्से का पीछे वाला भाग, ऊपरी हिस्से का पीछे वाला भाग, ये बोलते हैं मूर्धा उसे। नासिका, नाक आदि का प्रयोग करते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 9 भागों में रखा गया है। तो जो इस प्रकार है, जैसे नाम बताया, सबसे पहले कंठव्य माने कंठ है, गला है। उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ, गला। स्वर कौन से हैं, ये गले से बोले जाते हैं। इनके लिए अ बोला तो गले से बोला, ये हमने आ बोला, ये गले से बोला। इसमें वायु कहां से टकराती है, गले से टकराती है हमारी। तो ये शब्द गले से ही निकलते हैं सारे अक्षर। तालु, तालव्य से माने वायु तालु के पिछले भाग से टकराती है, ऊपर वाले तालु का पिछला वाला भाग। ई और बड़ी ई। च, छ माने हमारी जीभ कहां टकराई, देखो जीभ कहां टकरा रही है, ऊपर जाके टकरा रही है, च बोलते हैं तब, ये स्थान है उनके। मूर्धन्य, वायु तालु के अगले भाग से टकराती है। मूर्धन्य आगे वाले माने पहले टकराई तालु के पीछे वाले भाग से, अब टकराएगी आगे। री आगे वाले भाग से ऊपर। ट, ठ, ड ऊपर जाके टकरा रही है बार बार जीभ हमारी। इसके बाद में दंत आया, देखो इसमें दिया दंत। तो दंत में दांतों का प्रयोग होता है। इसमें त बोला तो हमारी जीभ कहां टकराती है, दांतों से जाके। त, थ, द ये सब दांतों के द्वारा सारे शब्द बोले, अक्षर बोले जाते हैं। होठ के द्वारा बोलने वाले ओष्ठ जो लिखा हुआ है, ओष्ठ। तो ऊ माने हमारे होठ बाहर निकले सुराही की तरह, देखो ऊ। प माने दोनों होठ चिपक गए आपस में। फ, ब, भ,
म, ये होठ से टकराते हैं हमारे। इसके बाद में नासिक के माने नाक से, नाक के द्वारा, माने जब तक नाक का प्रयोग नहीं होगा, नाक के द्वारा नहीं बोलोगे, तब तक ये शब्द अक्षर आप शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे नाक के द्वारा अंग, ङ, य, ण, न, म, मान नाक के द्वारा ये सारे शब्द बोले जाते हैं। इसके बाद कंठ तालव्य, माने इसमें गले की जरूरत पड़ती है और तालु की जरूरत पड़ती है। ए और ऐ माने दोनों की आवश्यकता पड़ी। कंठ और ओष्ठ माने गले से बोला जाता है और होठों की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे ओ, हमारी आवाज निकल के कहां से आई? गले से, और होठ कैसे हो गए? सुराही की तरह आगे। ओ, औ, मुंह कैसा बन गया हमारा? औ, कंठ और होठ से टकराती है। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ का मतलब दांत और होठ के माध्यम से बोले जाने वाले, माने दांत और होठ से बोलोगे तभी ये उच्चारण हो सकता है आपका सही। जैसे व बोला तो होठ हमारे दांतों से टकरा गए। व, फ, होठ टकरा गए किससे? दांतों से। तो जब तक ये सारे उच्चारण स्थान, नाम, आप अक्षरों को इन उच्चारण स्थान से नहीं टकराएंगे, तब तक आप हिंदी को शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते हो। इसके बाद में विशेष बताया ह तथा आ का उच्चारण स्वर यंत्र द्वारा होता है। इसके बाद स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजनों के भेद, माने हमारे गले में स्वर तंत्रिका होती है। हम जब भी कुछ बोलते हैं, एक आपने देखा होगा, मुंह फाड़ के देखते होगे, एक तंत्रिका लटकी रहती है गले में अंदर, तब इसमें कंपन उत्पन्न हो जाता है। इसी कंपन के आधार पर व्यंजनों के दो भेद हैं, एक अघोष और एक सघोष। अघोष किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न नहीं होता, उन्हें अघोष ध्वनि कहते हैं। जैसे क, ख, च, तंत्रिका लटकी रहती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंपन नहीं हुआ। सघोष में कंपन होता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न होता है, सघोष ध्वनि कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, कंपन हुआ है ना, तो ये सारे सघोष हैं। अघोष में कंपन नहीं होता और सघोष में कंपन होता है, ये बताया इसमें। इसके बाद में प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भी भेद बताए इसमें। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद, कौन से भेद हैं व्यंजन के? देखो, जहां प्रयत्न का अर्थ है, प्रयत्न का अर्थ है उच्चारण के लिए मुख के अंदर से किया गया प्रयास, ठीक है ना। ये इसके 8 भेद हैं। स्पर्श, स्पर्शी, संघर्ष, नासिक्य, पार्श्विक, प्रकंपित, उत्क्षिप्त, संघर्षी, अर्धस्वर। स्पर्श बताया, इन व्यंजनों के उच्चारण में कोई एक उच्चारण अंग किसी अन्य उच्चारण अंग का स्पर्श करता है। जैसे क है, ये स्पर्श होता है। स्पर्श संघर्षी, इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा के अग्रभाग, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है सारे, ये सभी वही हैं जो भावों को टकराती है। कोई नाक से निकलती है, जैसे नासिक है तो वायु नाक के बाहर निकलती है। पार्श्विक है तो इन व्यंजनों के उच्चारण मुख से वायु उच्चारण स्थलों के बगल से निकलती है। प्रकंपित है तो इन व्यंजनों के उच्चारण में उच्चारण स्थल पर 2-3 बार कंपन उत्पन्न हो जाता है। उक्षिप्त है तो इन व्यंजनों का उच्चारण समय जिह्वा के आगे वाले भाग से सटाकर लगती है। संघर्षी है तो इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु 2 उच्चारण स्थलों के बीच से संघर्ष करती हुई बाहर निकलती है। अर्धस्वर आधा है तो इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा का ऊपरी भाग पास में आता है, माने हमारी जिह्वा इन जगह टकराती है। इसके बाद में आया संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में यह बताया कि जब 2 या 2 से अधिक स्वर रहित व्यंजनों के मेल से नया व्यंजन बनता है, तो इस प्रकार से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन 4 संख्या बताई, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। माने क्ष, क्ष में क प्लस श बराबर क्ष, माने इसमें 2 मिले तो ये संयुक्त व्यंजन हो गया। द्वितीय व्यंजन बताया, जब किसी स्वर रहित व्यंजन का सहयोग समान सस्वर व्यंजन के साथ किया जाता है तो इसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस क, तो क, तो क्या कैसे अक्षर बनेंगे, इसके शब्द बनेंगे? पक्का, चक्का, चक्की आदि। संयुक्ताक्षर, जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे क प्लस ख, ख, तो क्या हो गया? मक्खी। ये सारे अक्षर इसमें बना दिए शब्द। अयोगवाह, अंग व अह वर्णों का प्रयोग स्वरों के समान ही व्यंजनों के साथ भी किया जाता है। ये
तो स्वर होते हैं और ना व्यंजन। इसी कारण वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पूर्व किया जाता है। अयोगवाह के 3 भेद बताए, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार मैं बताऊं आप लोगों को, अनुस्वार उसे कहते हैं जो हम बिंदी लगाते हैं। जैसे हमने लिखा मंगल, तो मंगल पे जो अंक की बिंदी लगाई हमने, उसे हम अंक की बिंदी नहीं बोलेंगे। जो व्याकरणिक दृष्टि से जो भाषा का प्रयोग होता है उसे बोला जाएगा अनुस्वार। जैसे इसमें लिखा हुआ है जंगल, अंग, संतरा इत्यादि। इसके बाद में अनुनासिक आया दूसरा, अनुस्वार के बाद में अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं? हम लोग कहते हैं ना चंद्र बिंदी लगाओ, कहते हैं, आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आए होंगे कि चंद्र बिंदी लगाओ। तो जैसे चांद लिखा जाए, है ना, इसके उच्चारण में वायु नाक और मुख से वायु एक साथ बाहर निकलती है। इसका चिन्ह कैसा है? इस तरीके से बताया इसका चिन्ह, है ना, चांद की तरह, चंद्र की, चांद, हंसी, आंच, छांव आदि, इसे अनुनासिक बोला जाता है। विसर्ग आप जानते हो, विसर्ग का प्रयोग ज्यादातर संस्कृत में ही किया जाता है। इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही, तत्सम माने संस्कृत वाले शब्दों में, जैसे प्रातः, अतः आदि, इसका उच्चारण ह के समान होता है। माने इसका उच्चारण जो होता है, प्रोनाउंसिएशन जो होता है, वो ह की तरह होता है। जैसे राम पे विसर्ग लगा दी तो राम हो गया, है ना, श्याम पे विसर्ग लगा दी तो श्याम हो गया, सोहन पे विसर्ग लगा दी तो सोहन हो गया। तो ह की तरह इसका उच्चारण होता है। ये हो गया आप लोगों का लेसन नंबर 2। इसके बाद में क्वेश्चन आंसर है। तो सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के भेद उदाहरण सहित लिखिए। तो देखो इस ऊपर ब्लू बॉक्स में ही लिखा हुआ है। नंबर 1, नंबर 2 पॉइंट है, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और खंड ना किए जा सकते हों वर्ण कहलाते हैं। वर्ण के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को, है ना, ये है इसके वर्ण के भेद बताए। तो नंबर 3 पॉइंट है, वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, ये होते हैं वर्ण। इसके बाद में वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? वर्णों का वर्गीकरण कीजिए। तो आप लोग अभी इसकी डिफाइन लिख देना। वर्गों का वर्गीकरण आपको क्लासरूम में मैं वर्गीकरण बोर्ड पर लिख करके करवाऊंगा। अभी आप इसको केवल डिफाइन लिखें। डिफाइन क्या लिखोगे आप लोग? वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। वर्गों का वर्गीकरण मैं स्पष्ट आपको समझाऊंगा, तब आप समझाओगे सामने, तब अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा आपको। तो इसमें दिया है नंबर 2, आप लोगों को लिखना है, ये मैं बोलता हूं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, 45। इनमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, माने 52 वर्ण होते हैं। इसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। मैं रिपीट करता हूं, आप लोग समझें ध्यान से। हिंदी में क्वेश्चन नंबर 2 है ये। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण माने 45 वर्ण होते हैं। इनमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इसमें 13 स्वर और 35 व्यंजन, कॉमा लगा देना, 13 स्वर 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। यह है नंबर 2। इसके बाद में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसमें पेज नंबर 13 पर आप पहुंचना। क्या पूछा इसमें? स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित। तो देखो इसमें लिखा स्वर बताया। इसमें स्वर किसे कहते हैं, उदाहरण सहित। तो ये बताया स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर के भेद लिखे ना, देखा हुआ। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मैंने देखो तीनों स्वरों के नीचे अंडरलाइन कर रखा है आगे। अ ई उ री ह्रस्व स्वर का ये उदाहरण है। दीर्घ स्वर का आ ई उ ए ऐ ओ औ, और प्लुत स्वर का है श्याम, ओम आदि। ठीक है, ये स्वर का आप लोगों को ये मिल गया। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर है 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये है
क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने कर ही लिया, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने भेद हैं। तो ये ब्लू बॉक्स में ही देखो लिखा हुआ है 5th पॉइंट पे और 6th पॉइंट पर, स्वरों की सहायता से उच्चारित ध्वनियों को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ व ऊष्म। इसके बाद संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, है ना। तो ये पेज नंबर 19 पर है, पेज नंबर इसी आपके चैप्टर में 19 पर है, संयुक्त। तो देखो ये लिखा हुआ है संयुक्त, मैंने लिखती ऊपर है, देखो पेज में ये है कि जब दो या दो से अधिक स्वर रहित व्यंजनों के मेल से नया व्यंजन बनता है तो इस प्रकार से बने इस व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इसका एक उदाहरण लिख देना, क प्लस श बराबर क्ष, फिर कक्षा और दक्ष। ये हो गया इसका उदाहरण। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है आपका, मात्रा किसे कहते हैं, विभिन्न स्वरों की मात्रा संबंधी तालिकाएं बनाइए। तो 13 और 14 देखो, सबसे पहले नीचे जो लिखा हुआ देखा है आप लोग, इसमें दिया कि मात्रा किसे कहते हैं। सबसे नीचे देखो पैराग्राफ है वो वाला देखें आप लोग, जब कोई स्वर किसी व्यंजन के साथ प्रयुक्त होता है तब उस स्वर की मात्रा कहा जाता है, ठीक है ना। ये तो हो गया मात्रा का, मात्रा किसे कहते हैं। इसमें मात्रा का बताया, मात्रा का सारणी बनाओ, तो सारणी ये बना देना, ये लिखा हुआ है पूरी, स्वर मात्रा, ये मात्रा बना देना पूरी, मात्राओं की सारणी। तो ये हो गया आपका लेसन नंबर 2। तो आप लोगों को लेसन नंबर 1 में भी क्वेश्चन आंसर करने हैं, केवल फर्स्ट जो एक्सरसाइज है, और लेसन नंबर 2 में भी, वर्णमाला में भी यही जो मैंने आपको आंसर कर बताए हैं यही करने हैं। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।